करना, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन का एक बार रिकैप दे देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ओके। सो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v, प्रोजेक्शन एंगल थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तब रेंज d है। हाईएस्ट पॉइंट पे वो दूसरे रीजन में चले जाता है where g is g by 8.81, so the new range is d dash, so the value of n is what? और उसका आंसर हमने ऐसे निकाला। पहले हाफ रेंज जो है d/2 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट की, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट की। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट से हमने सेकेंड हाफ ऑफ द रेंज कैलकुलेट किया। ओके। और सेकेंड हाफ ऑफ द रेंज एक बार आ गया, जो एक्स हमने बोला हुआ है, उसको फिर हमने d/2 के साथ ऐड कर दिया टू गेट द न्यू रेंज। और आंसर इज 1.45 डी। रेंज इज v cos थीटा टाइम्स टाइम। टाइम हमने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकाला, जो कि ये आया। उसके बाद उसको हमने रेंज वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और एक्स की वैल्यू निकाली। d/2 की वैल्यू हम लोग को पता है, तो एक्स को d/2 के टर्म्स में लिख दिया और उन दोनों का सम ढूंढ लिया। वेरी सिंपल। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं उसका भी डायग्राम नीचे बना लेता हूँ। Projectiles A and B are fired at t equal to 0 and 0.1 seconds respectively with the same speed, v equal to 5 pi by root 2 meters per second or 45-degree angle from horizontal. Initial separation is large enough so that they do not collide. Okay. Find relative velocity at t equal to pi by 3. Four है। अटेम्प्ट किया सबने? सर बस एक सेकेंड। ओके। सर हो गया। ओके, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज। इसको t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, इसको t इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे, और दोनों का स्पीड जो है वो सेम है, जिस 5 pi by √2 मीटर्स पर सेकेंड। तो वी ए भी ढूंढना है हम लोगों को एट t इक्वल टू pi/3 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या होगा? सर दोनों टाइम पे इनकी वेलोसिटी निकाली वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला तो लगा दिया। ओके। तो वी ए निकालते हैं।
तो VA का x कंपोनेंट क्या होगा? VA cos 5 pi/2 मीटर पर सेकेंड। 45 degrees and this is equal to minus VP x, correct? यस सर। तो VAB का x कंपोनेंट कितना हुआ? 5 pi/2 मीटर पर सेकेंड। x प्लस प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। तो ये 2 टाइम्स VA cos 45 degrees है, that is equal to 2 फाइव times 1 by पाई root 2 times 5 pi by root 2, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5 pi। अभी इसके बाद हम लोग को 5 कंपोनेंट में सेम चीज करनी है, बट अभी इसमें डिफरेंस ये है कि इन दोनों को डिफरेंट टाइम्स पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। ए को 0 सेकेंड्स पे टी इक्वल टू 0 और बी को 0.1 सेकेंड में प्रोजेक्ट किया है, तो वाई कंपोनेंट जो है वो वेरी करेगा, एक्स कंपोनेंट तो सेम रहता है प्रोजेक्टाइल। ओके, तो वी ए वाई एट टी इक्वल टू पाई/3 विल बी माइनस जी टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 pi/√2 इंटू 1/√2 माइनस जी टी। जी को 10 पाई/3। ओके, करेक्ट है। फॉर्मूला करेक्ट लगाया कि नहीं मैंने? सही है सर। यस सर। ओके, तो इसका वैल्यू का क्या आता है? -5 pi/6। -5 pi/6 मीटर्स पर सेकेंड। तो मतलब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये क्रॉस कर चुका है और नीचे जा रहा है। सिमिलरली वीवी वाई का केस है, बट इसमें ध्यान रखना है कि टी की जगह हम लोग t-0.1 राइट करेंगे। वीबी साइन थीटा माइनस जी इंटू टी डैश, और ये टी डैश जो है वो t-0.1 है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, ये पार्ट तो सेम होगा 5 pi/2 माइनस 10 इंटू pi/3 माइनस 0.1। इसका वैल्यू क्या है? -5 pi/6 +1। ओके, तो वी ए बी क्या है वाई डायरेक्शन में? वी ए वाई माइनस वी बी वाई, राइट? दैट इज -1। सो टोटल नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 5 pi I cap - J cap। 5 pi I cap minus J cap। Does everyone agree with this?
यस सर। ओके, वेरी गुड। एक बार ही देख लेता हूँ। ठीक है। ओके, सो देन वी ए भी यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रेट। और एक जी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। किसी को डिफिकल्टी है अभी तक? पूछ लो अभी। जो म्यूटेड है वो लोग बताओ। अमित, अंकुश, आशीष, हरिओम, पूजा, समृद्धि, सोमराय, सब लोग बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो मैं यस फिर से सर, आ समझा रहा दूंगा। है। नहीं सर, हो गया था सॉल्व। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसके लिए 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ काइनेमैटिक्स नहीं होगा, थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व कर लिया सबने? सर बस एक सेकेंड।
ठीक है, वी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मुझे वापस पूरा स्क्रॉल नहीं करना है। 5 √2। ओके, तो इसका अप्रोच क्या होगा? सर पहले तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल ली, वो 1.25 आ रही थी, तो उसके बाद सर ये देखा कि टाइम पुट करके कि इनिशियल वेलोसिटी जो नीचे वाला पार्ट गिरा है उसकी कितनी होगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है, तो फिर वहां से आगे सॉल्व कर रहे हैं। सर फिर उसके बाद ये कोलिजन के बाद ओके, दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम को कंजर्व कर लिया एक्स डायरेक्शन में। यस ओके, सर। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, तो उसका अभी मैं फिर से डिराइव नहीं करने वाला, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या होता है ये v के टर्म्स में? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 2g। हाँ, जी, ओके। और वो आप बता रहे हो कितनी आ रही है? 25 इंटू ये √2, और इसका मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होगा तो 1.25, राइट? यस सर। ओके, तो ये आ गई। उसके बाद हम लोग को मोमेंटम कंजर्व करना है। ये पता है हम लोग को कि मास दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट्स ए और बी का। तो एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू m/2 टाइम्स 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए डायरेक्ट नीचे गया, प्लस वी बी। ओके, इक्वेशन करेक्ट लिखी है मैंने? यस सर। सर ओके, तो इसके बाद वी बी की वैल्यू क्या आती है? वी बी इक्वल टू 2v cos थीटा। ठीक है, तो ये डबल स्पीड से अभी जाएगा छोटा वाला ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को ये भी बताया है कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो कितना 0.5 सेकेंड में नीचे गिर गया है, करेक्ट? यस सर। यस सर। टू ओके, तो वो 0.5 सेकेंड में नीचे गिरा है, इसका इससे ये क्यों दिया हुआ है हम लोगों को? इससे क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? सर हाइट आ आगे जाए। ना, आगे जब मैंने 1.25 मीटर को सेकंड इक्वेशन में रख के देखा, तो उसके लिए 0.5 सेकंड डाल के तो यू की वैल्यू 0 आ रही थी। करेक्ट, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया 0, पर वैसे लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो 0.5 है उससे हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि ए का कोई इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं वर्टिकल डायरेक्शन, राइट? सो वी ए एट ओ, वी ए वाई एट ओ इज इक्वल टू वी ए, मतलब मान लो उसको प्लस हाफ GT² इज इक्वल टू एच, ये है, राइट? और ये हम लोग को पता है 0.5 है, ये जी हम लोग को पता है 10 है, तो 5 × 0.25 कितनी होती है वैल्यू? या तो इस इक्वेशन से हम लोग को बेसिकली ये आएगा कि
VA is 0, VAY at O, right? 0.5 times VAY plus 1.25 is equal to 1.25, ये आएगा हम लोगों को. So this becomes 0. And that is why हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें तो पता है हम लोगों को ये 0 है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वीबी का जो वेलोसिटी है उसका कुछ कॉस अल्फा वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि ये डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली जा रहा है, क्योंकि वीए का वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में 0 है. ओके, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो भी बस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है एट दिस पॉइंट बिफोर स्प्लिटिंग. ओके, तो अभी हम लोग के पास वीबी की वैल्यू आ गई. हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, टी और एक्स. ऑलराइट, तो अभी सिंपल है ये. टाइम क्या होगा, टाइम सेम ही लगेगा जितना ऊपर आने में लगा था, करेक्ट? जितना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर आने में टाइम लगा था उतना ही इसको नीचे जाने में लगेगा, करेक्ट या रॉन्ग? सर टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी? जो हाँ, अगर हाफ मास का है तो उसकी स्पीड 10 नहीं हो जाएगी, अगर 5 है तो बड़े वाले मास की तो? करेक्ट, उसकी स्पीड 10 तो हो जाएगी, बट टाइम जितना लग रहा है नीचे जाने में टाइम ऑफ वो फ्लाइट तो इंडिपेंडेंट होता है हर चीज. क्या हो गया? ठीक है, इसको देखते हैं अभी. अभी हम लोग को पता है हाइट क्या है, हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, वीबी या वीबी एक्स मान लो. सर आंसर तो दोनों से सेम ही आ रहे हैं वैसे. सेम आएगा क्योंकि आ, ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ना. यस सर. अभी ये मान लो स्प्लिट ना हुआ होता तो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 ही होती, स्प्लिट होने के बाद यस भी सर. 0 ही है. बट मास चेंज है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे जाने में, करेक्ट? यस सर. हाँ, तो वो टाइम कितना है, 2h/g, √2h/g. सर टाइम वन था ना? 1 बाय क्या? सर 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड्स. 0.5 सेकेंड इस ऑब्जेक्ट का था ना जो वर्टिकली नीचे गिरा है, हम लोग को इसका यस सर. निकालना है. सर तो अगर इसका भी तो जीरो ही है. लगा तो उसको भी तो हाँ 0.5 रहेगा. करेक्ट, करेक्ट, तो इसका भी टाइम 0.5 ही होगा क्योंकि वो फ्री फॉल का ही है, राइट? तो ये आंसर, फर्स्ट आंसर आ गया हम लोगों को. वैल्यू ऑफ टी इज 0.5. सर लेकिन आफ्टर टी टाइम टी लिखा हुआ है, और मतलब ये तो नहीं बोल रखा ना कि टूटने से बाद के बाद का टी टाइम, कि फेंकने के बाद का टी टाइम. द कहीं अदर लिखा है सर पार्ट टी. सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग लिखा है ना. स्प्लिटिंग के बाद लिखा है, स्प्लिटिंग के बाद. मीटिंग के बाद है सर. ओके सर. ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का? 0.5. 0.5. और ये आप समझ रहे हो ना, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में. यस सर. तो इसमें सिंपल वही कंसेप्ट लगाना था कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स दिया है तो हमने पहले ये वेरीफाई किया कि इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था. अगर होता तो फिर ये 0.5 नहीं होता. अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकली डाउन गिर रहा है, तो
ये 0.5 नहीं होता, क्योंकि फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दूसरे ऑब्जेक्ट का भी कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आता, जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाता। बट क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दूसरे वाले का भी इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 होगा, और इसीलिए दोनों का टाइम टेकन टू फॉल टू द ग्राउंड सेम होगा। ओके, तो ये 0.5 सेकेंड। अभी सेकेंड क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी हम लोग को टाइम पता है, हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी पता है, पता है नहीं? यस सर। तो अभी हम लोग को एक्स की वैल्यू भी आराम से आ जाएगी। सर आ गई। सर ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक बार वो एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। टी बी इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू 0.5 seconds, because v a y is equal to v b y is equal to 0। ओके, तो अभी x की वैल्यू क्या है, v b x into t, that is equal to 2 into 5 root 2 into 1 by root 2 into 0.5, this is 5, done, very simple। सर एक बार आखिरी वाली लाइन पढ़ना, उसमें पॉइंट ओ से बोल रखी थी क्वेश्चन हाँ, की। तो पॉइंट ओ से जितना टाइम, देखो पॉइंट ओ वो से इसको स्टार्टिंग टाइम वाला टी, नहीं कर पाता। वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था क्या? नहीं, ओ पे स्प्लिट हुआ था ना। सर कौन सा प्रोजेक्ट किया है? सर स्टार्टिंग वाला ही है। अच्छा यहाँ अच्छा पे एंगल बनाया बस स्टार्टिंग में। अच्छा, ओके, थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, गुड। तो ओके, फिर ये वी बी इंटू टी प्लस क्या होगा, एक और उसका पार्ट आ जाएगा, इसका हाफ रेंज जो होगा, जो कितना है, 2.5 मीटर आ रहा है हाफ रेंज। यस। हाफ रेंज 2.5 मीटर आ रहा है। और वो कैसे आया? सर 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना, इनटू 0.5 सेकंड्स। एक, एक, वी, सर एक डाउट है, जो जहाँ से बोल। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो रहा है उसका जो हाफ जहाँ पे नीचे गिरा है, और हाँ, जो उसका सेकंड पार्ट है, वो दोनों इक्वल रेंज है। मतलब अगर इसको हम दो रेंज देखें तो 45 टू ए एंड ए टू जो बी है वो इक्वल रेंज है। नहीं, वो इक्वल रेंज नहीं होगा। ओके सर। नहीं, वेट, इक्वल रेंज होगा क्या वो? सर स्प्लिट होने के बाद तो अभी हमने 5 मीटर निकाला है ना। और यस वो सर। और वो जो हमारा पहले वाला आ रहा है d/2 5 करेक्ट, बाई रूट टू के संग, वो तो 5/2 आ रहा है। तो इक्वल रेंज क्यों नहीं होगा इसका, कंसेप्चुअली भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो है सीधा नीचे गिरा है, तो सेंटर ऑफ मास जो अगर अगर स्प्लिट नहीं होता तो ये कहीं बीच में आता, राइट? अगर आधा हिस्सा सीधा नीचे गिरा है तो दूसरे आधे को सेंटर ऑफ मास के रेंज के आगे ही आना चाहिए था, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ओके सर। समझ में आ रहा है ना? बट क्यों इक्वल नहीं है? हाँ सर, वो वेलोसिटी भी डबल हो गई है। वेलोसिटी डबल हो गई, और वही मतलब, इसको आप अगर स्प्लिट ना होता ये मानते हो, तो ये जहाँ पे गिरता वो उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता फाइनली। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास मतलब कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, तो वही पोजीशन होना चाहिए उतने टाइम के बाद फाइनली। तो अगर ये इसके पीछे गिरा है तो दूसरा पार्ट उसके आगे ही गिरना चाहिए। ओके, सो ये 5 मीटर है और ये
25/10 2.5 प्लस 2.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये 7.5 मीटर्स है। ऑल राइट, ये वो है। में भी चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, वेरी गुड। देखो, इसीलिए पार्टिसिपेट करो क्लास में, क्योंकि मैं भी गलतियां कर सकता हूँ इसमें। रीडिंग में हो या फिर सॉल्विंग में हो, आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपका ही फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद है जेई एडवांस्ड 2020 से, जितना याद आ रहा है, पता नहीं। स्टार्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन, वो वाला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। सर सी तो सही होगा। ओके, रीजनिंग क्या है? सर पैराबोला बनेगा ना ये जो बना रखा है, तो पैराबोला में जब ओरिजिन पे देखेंगे तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी आएगी, तभी वो मूव कर पाएगा। ठीक है, ओके।
समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है? सर बस एक सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन में कंफ्यूजन किसको हो रहा है? सर ऑप्शन ए भी सही है। ओके, रीजनिंग। सर वो डिफरेंशिएट करके एक क्वेश्चन आई है, उसमें ए वाई ए एक्स को जब 0 पुट किया तो ए वाई की वैल्यू ओरिजिन पे 1 ही आ रही है। ओके, x को 0 पुट किया तो ए वाई की वैल्यू ओरिजिन पे 1 आ रही है। तो अगर ओरिजिन पे 1 आ रही है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो एट ऑल टाइम्स 1 होगी। नहीं सर, ए बोला है ना वहाँ पे, उन्होंने लिखा है when the particle is at origin a y is equals to 1। अच्छा अच्छा, ओके। x इक्वल टू 0 करके ए वाई इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन से दी जाती है, x²/2। अभी इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dt इज इक्वल टू 2x dx/dt। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, d2y/dt² इज इक्वल टू 2 सर वो 2 dx/dt। तो हट जाएगा ना, नीचे डिवाइड में भी 2 है तो। अच्छा हाँ, 2 हट जाएगा, ओके ठीक है। प्लस क्या होगा, x d2x/dt। ओके, तो अभी ये जो है वो ये y है, ये जो है ये x है, और ये जो है v है, vx। तो हम लोग के पास एक कोरिलेशन आया ए वाई एक्स और वी एक्स के बीच में, वो है v(x²) प्लस x टाइम ax। और यहाँ पे हम लोग के पास आया है vy इज इक्वल टू x टाइम्स vx। अभी vy इक्वल टू x टाइम्स vx में हम लोग x इक्वल टू 0 डाल दें तो क्या होता है? सर ए एक्स खत्म, मतलब ए एक्स 0 हो जाएगा और फिर ए वाई एक्स इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर्स लिखता हूँ मैं इक्वेशंस के, 1 और 2। सर अगर डायरेक्टली ओरिजिन पे देखे तो x को 0 पुट कर देंगे तो ए वाई इज इक्वल्स टू v0 आ जाएगा ना, दे रखा है। यस, सो एट ओरिजिन x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो vy इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। और vy इक्वल टू 0 आया है, मतलब जो स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड है वो पूरी की पूरी vx वाली है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। ओके, तो सी करेक्ट है। सर ए भी करेक्ट हो गया ना, क्योंकि ए वाई 1 आ जाएगा फिर ओरिजिन पे तो ax x 0 इक्वल, होगा। हाँ यस, ax equal to 1 implies that when the particle is at the origin, हाँ x0, तो ay is equal to 1। yes, a भी correct हो जाएगा। ax equal to 0 implies ay equal to 1 at all times भी correct हो जाएगा। सर ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो पैराबोला फॉलो कर रहा है तो जरूरी तो नहीं है ना। करेक्ट, तो vx जो है वो 1 अभी ओरिजिन पे है सिर्फ। ओके, सो एट ऑल टाइम्स नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिन पे 1 होगा वो ay। ओके, तो a करेक्ट है, ये गलत है। why only at origin। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, ax equal to 0 implies that at t equal to 1 second the angle between the particle's velocity
and the x-axis is 45 degrees. सर ये भी सही Okay. आ रही है स्टेटमेंट, ये क्या है? ये भी सही आ रही है, डी वाली भी। सही आ रही है? ये कैसे सही आ रही है? सर क्योंकि अगर ax 0 है तो ay इज इक्वल्स टू v1 हो जाएगा ना, और उसके बाद सर अगर v एक्सेलरेशन को देखें तो अगर a y डायरेक्शन में 1 मीटर में वो ay मतलब vy जो होगा वो ay के इक्वल ही होगा, तो इसलिए 1 tan in थीटा 1 आ जाएगा। ओके, ax को 0 अगर डाल दें हम तो ay इक्वल टू bx स्क्वायर if ax is equal to 0। ऑलराइट, और vy क्या होगा फिर? सर x टाइम 1 सेकंड में ay तो vy के इक्वल ही हो जाएगा। ay तो vy के इक्वल होगा, क्यों? अगर 1 सेकंड में है तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हाँ, अभी अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड में देख रहा हूँ तो उससे x इक्वल टू vx क्यों होगा? सर एक्सेलरेशन तो मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो सर a y vy की इक्वल ही होगा 1 सेकंड में। इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा ना एक्सेलरेशन, तो ay अगर vx स्क्वायर है वो एट टाइम इक्वल टू 0 वो 1 होगा, ठीक है, बट थोड़ा उसके बाद चेंज हो जाएगा ना वो। पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। ax इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इसका ये तो मतलब है कि vx जो है चेंज नहीं होगा, vx 1 ही होगा हमेशा। सर पहली वाली इक्वेशन से अगर देखें तो अगर vx जो है 1 है तो x भी 1 होगा और vy भी 1 ही आ जाएगा फिर। x 1 होगा, vy 1 होगा, करेक्ट, vy 1 हो जाएगा, ओके। x 1 क्यों होगा? वेट, सर क्योंकि vx डायरेक्शन में कांस्टेंट है ना, तो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड एक ही मीटर चलेगा वो। परफेक्ट। तो समझ में आया सबको ये? आ गया सर। हाँ, तो इसका रीजनिंग ऐसा है, तो इफ ax is equal to 0, vx is constant, x is equal to vx into time, ठीक है। at t equal to 1 second, vy is equal to x into vx, this is vx square into t is equal to 1, or vx is also equal to 1 because ax is equal to 0। सो vy और vx अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब उनके बीच का एंगल होगा 45 डिग्रीज, और उनके बीच का एंगल 45 डिग्रीज है, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज है। ओके, क्लियर? यस सर। यस, सबको समझ में आया ये? आ गया सर। सब बताओ, अगर डाउट है तो अभी पूछ लो।
सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी वैसा क्वेश्चन है जो दिखने में थोड़ा स्कैरी है, बट उतना कुछ होगा नहीं है। दो मिनट देता हूँ। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? है यस सर, बस 2 मिनट दे दो, कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सर डन, 4 आ रही है अल्फा की वैल्यू। 4। ओके, बाकी किसी को आया आंसर? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या लगाना है? फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें? एवरेज वेलोसिटी वाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या होता है? सर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी पहले वाले में एक्स हो जाएगी, उसके बाद एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके इनफाइनाइट जीबी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। करेक्ट, क्लियर है सबको ये? इसमें बेसिकली एक जीपी का सम कैलकुलेट करना है, और जो वैल्यूज दी हुए है उससे आंसर निकालना है। ओके, ये क्या 7th क्वेश्चन है? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। ओके, इतना पहले समझ लो, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 0 है। एक्स डायरेक्शन क्या होगा? रेंज अपॉन टाइम। करेक्ट। यस सर। अभी अगर सिंपल एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो रेंज अपॉन टाइम करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है एक्स डायरेक्शन में सेम होती है v cos थीटा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट इस केस में क्या है, वो बाउंस हो रहा है बार बार, राइट? तो इस केस में हम लोग का टोटल रेंज क्या होगा? सारी इक्वल टू रेंजेस का सम। प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन।
ओके, इज इक्वल टू आर कर देता हूँ इसको मैं, और टोटल टाइम क्या होगा, टी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग वैल्यूज। हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, यू इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल है, तो आर आर मतलब आर एन मान लो, आर एन इज इक्वल टू यू हाँ बाय टोटल अल्फा टू द पावर n माइनस वन इंटू, क्या होता है फॉर्मूला रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी। ठीक है, तो ये आर एन की वैल्यू है। ओके, अब इसका समेशन करेंगे हम। n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी बाहर आ जाएगा, समेशन 1 बाय अल्फा टू द पावर n माइनस वन। सर ये n-1 क्यों लिया आपने पावर? क्या, सर ये पावर अल्फा की n-1 क्यों लिया आपने? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब बाउंस हो रहा है तो यू है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। सर लेकिन जब अल्फा अगली बार होगा तो उसकी अल्फा स्क्वायर से चेंज नहीं होगा? अगली बार बाउंस होगा तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, तो u बाय अल्फा हो जाएगा वो। हर बार 1 बाय अल्फा से चेंज हो रहा है ना वो। यस सर, लेकिन जो टोटल रेंज हर बार तो अल्फा स्क्वायर से चेंज होगी ना, क्योंकि यू स्क्वायर है। ओके ओके ओके, यहाँ पे बोल रहा हूँ, हाँ वो स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड करने वाला था। आ, हाँ, तो ये इक्वेशन में तो स्क्वायर होगा यहाँ पे, दैट इज करेक्ट। तो इस यस जीपी का सम होगा एक, और दूसरा टोटल टाइम वाला सम होगा। ओके, सो टी एन इज इक्वल टू, टाइम होता है कितना होता है, ऐसे ही होता है। यस सर। ओके, तो अभी ये इन दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगी, ऑलराइट, वो दी हुई है 0.8 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वन। और फर्स्ट वाले की एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये बेसिकली इसका डिवीजन। तो हम लोग को ये दिया है कि इस ये दोनों टर्म्स का डिवीजन, मैं लिख देता हूँ एक बार। आर बाई टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टाइम्स एक्स मान लो उसको, ये V1 है और ये 0.8 है given। ठीक है, तो अब ये जीपी को कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या फॉर्मूला होता है जीपी का, a/1 - r। ठीक है, 1 माइनस आर। ओके, और इस केस में क्या होगा वो, 1/1 - 1 बाय अल्फा स्क्वायर पहले वाले में। स्क्वायर, और दूसरे वाले में सर 1 अपॉन माइनस स्क्वायर। अल्फा।
करेक्ट। तो ये 1/1 प्लस अल्फा हो जाएगा। सर वो 1/अल्फा स्क्वायर होगा ऊपर, और नीचे भी 1/अल्फा। अच्छा हाँ ओके। तो इसके बाद क्या होगा, अल्फा -1 x is equal to अल्फा स्क्वायर -1 बाय अल्फा अपॉन अल्फा -1। इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 ऐसी आएगी। यस सर। और ये बताया हम लोगों को 0.8 है। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो पॉइंट मतलब हो गए 0.2 अल्फा इज इक्वल टू 0.8, तो यस अल्फा इक्वल टू 4 आएगा इससे। एक सेकेंड, एक मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 4, सॉरी। क्लियर, यस सर। सबको क्लियर हो गया ये। यस सर। तो इसमें सर एवरेज एक बार बता दो कि x के लिए जो आपने 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर यूज किया था, वो कब कैसे यूज किया था? ये जीपी का फॉर्मूला है ना, ये तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला है ना, वो सबको वो पता है। नहीं, ये नीचे वाला है ये। देखो मैंने जब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी है, करेक्ट। और वो मुझे दिया है कि 0.8 टाइम्स v1 है। अभी इन दोनों को डिवाइड करके आरएचएस को, ये जो ये टर्म्स है समेशन के बाहर वाले, ये दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो u cos थीटा आएगा, विच इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बाउंस, विच इज v1। तो समझ गया सर, वो नहीं तक आपने समीशन दोनों ऊपर करा था ना, वो नहीं देखा था, मुझे लगा कि ये x कैसे आ गया अचानक से। ओके, ठीक है। 1 2 यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर छुट्टी आज। फिर आई थिंक काइनेमैटिक्स काफी हद तक हो ही गया है तुम लोगों का, या और करना है?
सर थोड़ा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मतलब थोड़ा मिक्स करा के काइनेटिक्स में। हाँ, तो वो न्यूटन्स लॉज हम लोग कल से कवर करेंगे। सर मतलब काइनेमैटिक्स के अंदर मिक्स करा के ऐसा कुछ बोल रहा था। ओके, ठीक है, देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लग रहा है अपने मैक्सिमम सर हाइट के। जी की वैल्यू ये नहीं। जी की वैल्यू जी की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सर 30 मीटर आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो हम लोग को क्या बताया कि ये ऐसे गया, नीचे आया, उसके बाद थोड़ा उसने अपना काइनेटिक एनर्जी लूज किया, फिर वो ऐसे। ठीक है, ये अ,
ये हाइट h हम लोग को पता है 120 मीटर्स है। ये एंगल 45 डिग्रीज पता है हम लोगों को, ये एंगल 30 डिग्रीज पता है। अभी क्या ढूंढना है हम लोगों को? हाइट सर मैक्सिमम। इसकी हाइट ढूंढनी है, h। ओके, ये मान लो ये v1 है, ये v2 है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it loses half of its kinetic energy. K2 is equal to K1 by 2। मान लो ये पॉइंट ओ है, K2 at point O is equal to K1 at point O by 2। तो बेसिकली ये बता रहा है कि V2 at point O square is equal to V1 at point O square by 2। करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी V2 की वैल्यू की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं हम लोगों को। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट ढूंढ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में h जो है वो क्या होगा, v1 square into 1 by 2 upon 2g। by 2g। ओके, थीटा 1 मान लेते हैं इसको। और h स्मॉल h क्या होगा, v2 स्क्वायर, ये v1 नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। ठीक है, तो अभी अगर इन दोनों का रेशियो ले लें हम, h अपॉन h is equal to v2 नॉट स्क्वायर बाय v1 नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1। करेक्ट? तो हम लोग को अभी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करनी। हाफ फिर 1/4 बाय हाफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/4। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल h क्या है, 120 by 4। करेक्ट, which is 30 meters। h is equal to h by 4 is equal to 30 meters। Very simple। यस जी एडवांस का क्वेश्चन था ये। यस सर। यही वाला था। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ कि हमने टोटल लास्ट 2 दिन में 8 क्वेश्चन किए जी एडवांस के प्रीवियस। इसमें से तुम लोग को कितने क्वेश्चन आसान लगे? ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्लास में कितने हो पाए, मैं पूछ रहा हूँ कितने क्वेश्चन एक्चुअली आसान लगे। 6। 6 क्वेश्चन, करेक्ट। तो आपको इससे समझ में ये आना चाहिए कि काइनेमैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़ा घुमा घुमा के वो लोग टेस्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन ठीक से कर रहे हो या नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि ये एक आध दो डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसमें आई थिंक मोस्ट लोग साइलेंट थे, उसमें दिक्कत आ रही थी। बट
ये जैसे 6 क्वेश्चन है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ठीक है, इट्स ओके। अगर ये इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं हो रहे तो ये छोड़ देने चाहिए, क्योंकि एक तो ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, और सेकेंडली इसमें मतलब हर एक ऑप्शन अलग से देखना पड़ेगा, राइट। तो इट्स ओके, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी सारे जो क्वेश्चंस है, राइट, वो बहुत सिंपल थे, कोई कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं था उसमें। एकदम बस समझ आता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से डायरेक्शन में क्या फॉर्मूले लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। सारे कंसेप्ट भी कवर हो गए इस इन क्वेश्चंस में काइनेमैटिक्स के, ठीक है। तो अभी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू डू इन काइनेमैटिक्स पर से। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स का कॉम्बिनेशन जैसे यश बोल रहा था वैसे हम ट्राई करेंगे कल देखने का। बट अदरवाइज काइनेमैटिक्स, प्योर काइनेमैटिक्स आई थिंक हमने कवर कर लिया है। ओके, तो आई थिंक वी कैन क्लोज द क्लास हियर। अगर कोई और डाउट है तो आई विल स्टे बैक फॉर अ फ्यू मिनट्स, बट अदरवाइज we'll start with Newton's laws of motions from Friday. ओके सर। मैं इसको थोड़ा क्लीन अप करके भेजता हूँ आपको अभी। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वापस समझाना हो समथिंग? ओके, ठीक है अमित, यू कैन स्टे बैक एंड टॉक टू मी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। पूजा? यस अमित, बताइए। या सर, जैसे ये हमने अभी काइनेमेटिक्स किया, तो काइनेमेटिक्स तो हो गया, लेकिन सर मुझे ना थोड़ा ये काइनेमेटिक्स थोड़ा चैलेंजिंग लगा है। तो इसके लिए मुझे मतलब मैंने नोट्स भी देखे, लेकिन ये क्वेश्चंस मुझे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस क्या? राइट, तो यार देखो, ये जो क्वेश्चंस करा है वो मतलब मुश्किल ही होने चाहिए, लगने चाहिए, क्योंकि ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस है, वो भी रिसेंट जेई एडवांस के, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने। तो इट्स ओके अगर तुम्हें चैलेंजिंग लग रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये क्वेश्चंस मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी आप सोल्यूशन समझ लीजिए अच्छे से, राइट। क्योंकि फिर आपको इतना तो समझ में आएगा कि ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, इसमें मुझे क्या नहीं आता था। तो आप वो सेम गलती एक्चुअल एग्जाम में ना करो, राइट। तो एक तो ये बात। सेकेंडली और फंडामेंटली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एच सी वर्मा सॉल्व कर लेना चाहिए। एच सी वर्मा के ओके। जो हाईएस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए, श्योर। उसमें सारे कंसेप्ट अच्छे से टेस्ट होते हैं। ओके, ठीक है। एंड ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल चैप्टर इन फिजिक्स। उसमें आपको एच सी वर्मा के तो जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लेने चाहिए। ओके।
एंड एक चीज और मुझे हरिओम भाई, आपको कुछ पूछना है क्या? हेलो। हरिओम, क्लास खत्म हो चुकी है, आप लीव कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स नहीं आते। सर थ्योरी कैसे करनी है? किस चीज की थियरी? सर एडवांस लेवल की। हाँ तो यार, एडवांस लेवल की जो थियरी है वो एच सी वर्मा इज द बेस्ट सोर्स फॉर दैट। ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट अच्छे से दिए हुए हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस है ना एच सी वर्मा के, आई थिंक लेवल 1 2 3 वैसे टाइप का होता है उसमें, तो लेवल 3 के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर लो। उसके कोई डाउट्स हो तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, वो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज भेजता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमैटिक्स का डाउट सॉल्विंग करेंगे, अगर आपको कोई कहीं और से क्वेश्चंस आए हो तो। ओके सर। एंड सर करेंटली सर मुझे ना अभी आईआईटी से ज़्यादा, जेई से ज़्यादा एमआईटी पे फोकस कर रहा हूँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सर उसके लिए ना मुझे गाइडेंस चाहिए था कि मुझे अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए इसके लिए। मुझे इसी साल अटेम्प्ट देना है एमआईटी के लिए। यार तो एमआईटी के केस में ना वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं। ओके, सो आपको अगर एमआईटी लायक प्रोफाइल बनानी है तो आपको मतलब बहुत एक्सीलेंट एकेडमिक्स लगेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो पूरी चीज देखते हैं, ऐसा कोई एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता उसके होलिस्टिक लिए। डेवलपमेंट देखते हो? क्या क्या? सर हॉलिस्टिकली देखते हैं। हाँ, होलिस्टिकली देखते हैं वो। सो आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स तो एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए। सो हम्म। 10th 12th वगैरह वो तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर आपकी कुछ कोई तो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होनी चाहिए साइंस में। तो जितना मैंने देखा है, जो लोगों का कुछ फिजिक्स ओलंपियाड या मैथ्स या केमिस्ट्री ओलंपियाड हम्म। में एक स्टेज तक जाते हैं, राइट, जिनको मेडल मिलता है या फिर जो नेशनल लेवल तक सिलेक्ट होते हैं जी। आईपीएचओ या आई आईएनएमओ में, हाँ। अ, उनको अच्छा चांस होता है। और सेकेंडली यार, आपके अगर कोई एकदम बहुत ही स्टेलर एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, जैसे आप नेशनल लेवल किसी स्पोर्ट्स में प्लेयर हो और आपके हम्म। एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास अच्छा चांस है एमआईटी का। तो सर ऑलराइट, तो कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, साथ में आपको एसएटी एग्जाम जो है वो देनी पड़ेगी। तो हम्म। एसएटी जो है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो एंट्रेंस एग्जाम होती है यूएस के यूनिवर्सिटीज के लिए। और मतलब उसके लिए फिर आपको अलग से प्रेप करनी पड़ेगी, फीस वगैरह भरने पड़ेंगे। और टिपिकली मैंने जितना देखा है, एसएटी में बहुत ज्यादा हाई स्कोर लगता है एमआईटी जैसे कॉलेज में इंस्टीट्यूट एडमिशन मिलने के लिए। सर रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? ऑफ कर देंगे आप? ओ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। सर अब डिलीट कर दीजिएगा अपलोड करने से पहले इतना। हाँ। आ, इसको मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ? सर एडिट करके वो क्रॉप हो जाता है। अच्छा, चलो ठीक है।